हेलो। हेलो। यस मैम। गुड मॉर्निंग गर्ल्स। गुड मॉर्निंग मैम। मैम हाँ बोलो। मैम वो क्वालिटी मैनेजमेंट के सेकंड मॉड्यूल के असाइनमेंट चाहिए थे मैम। फर्स्ट मॉड्यूल के है हमारे पास। हाँ 1 मिनट देखती हूँ। सेकंड मैम। हाँ मैम। क्वालिटी मैनेजमेंट में मैंने अभी तक कोई असाइनमेंट नहीं दिया है आपको। टेस्ट पेपर दिया दिया था। है मैम अपने थर्ड मॉडल का। हाँ टेस्ट पेपर ही दिया था मैंने आपको। नहीं मैम, असाइनमेंट भी दिया है। दिया है क्या? 1 मिनट में स्क्रीन शेयर करती हूँ। दीक्षा बट वो थर्ड मॉडल का पार्ट है ना। फर्स्ट मॉडल का असाइनमेंट नहीं दिया मैम ने। हाँ तो वही मैडम ने मॉडल 3 का असाइनमेंट दिए। वो असाइनमेंट है कि टेस्ट है? वो असाइनमेंट है, पर मॉडल मतलब 3 वो। का दिया है, मॉडल हाँ 1 और 2 का नहीं दिया। हाँ वही तो। विजिबल स्क्रीन। यस मैम। यस मैम। मॉडल नंबर 1 में मैंने टेस्ट दिया है। मॉडल नंबर हाँ 2 में मैम, मैंने टेस्ट टेस्ट दिया है। दिया है। मैम मॉडल नंबर टेस्ट 3 पूरे में मैंने क्लियर क्या है। दिया है? आप असाइनमेंट भूल रहे हो। मैम मॉडल 1 से 4 तक टेस्ट पूरे कंप्लीट है मैम, बट असाइनमेंट नहीं है क्वेश्चन हमारे पास। मैं वही बोल रही हूँ बेटा, मैंने असाइनमेंट नहीं दिया है अभी तक के आपको कोई भी। हाँ मैम। मैम हाँ मॉडल 3 का जो है ना, ये बेंच मार्किंग वाला दिया है मैम आपने। असाइनमेंट एक, बट मॉडल कौन 3 सा? का दिया है। ये जो क्वालिटी मॉडल्स बेंच मार्किंग। हाँ मैम ए और बी। हाँ, ए और बी दिया है मैम मॉडल 3 में से। 2 क्वेश्चन। मैंने ए आपको कैंसिल करने बोला था। ए का मुझे कुछ नहीं मिला है करके। हाँ मैम, वो हाँ हमें भी मैम। नहीं मिला। ठीक है। हाँ। मैंने बी का दिया था लिखने के लिए। नहीं हाँ मैम बट लिखे नहीं मैम, नहीं। वो दोनों दिए थे, बट आपने वो फर्स्ट वाला कैंसिल किया था क्योंकि उसमें हमको कुछ भी नहीं मिली थी इंफॉर्मेशन। और यहाँ पर टेस्ट के लिए मैंने आईटी एंड बीपीयू सर्विस दिया था। गर्ल्स यहाँ पे टेस्ट के लिए मैंने आईटी एंड बीपीयू सर्विस दिया था। यस मैम। मैम टेस्ट का हो गया है मैम, असाइनमेंट चाहिए। और यहाँ टेस्ट के लिए मैंने एथिकल प्रैक्टिस एंड रिलेटेड टू क्वालिटी मैनेजमेंट दिया है। हाँ। ठीक है। अब आपको असाइनमेंट का काम दे रही हूँ मैं। हाँ मैम। गर्ल्स ध्यान से सुनो। हाँ यह मैम। असाइनमेंट रहेगा नंबर 1। टेक्निक्स जो दिए हैं, टेक्निक्स ऑफ टीक्यूएम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक है, मिल गया? वो दोनों लिखना है ना मैम, सी और डी वाला? नहीं नहीं, सिर्फ सी, टेक्निक्स। हाँ ठीक है मैम। मॉडल नंबर 2 में आपका असाइनमेंट है, आपको डिफरेंस बताना है। डिफरेंस बिटवीन क्वालिटी सर्कल एंड सजेशन स्कीम्स। ठीक है, सबके लिए एक एक दो दो पेजेस में लिखेंगे तो भी चलेगा। ई वाला ना मैम, डिफरेंट बिटवीन। हाँ ये ई वाला। ई वाला और यहाँ पे सी वाला। यहाँ पे सी वाला है, यहाँ पे ई वाला है। ठीक है। और यहाँ असाइनमेंट आपका कंट्रोल चार्ट।
तो इसमें आपको कंट्रोल चार्ट के बारे में लिखना है और टाइप्स लिखना है। ठीक है, असाइनमेंट मिल गया इसका भी। मैम थर्ड मॉड्यूल का ये कंट्रोल चार्ट टाइप वो वाला लिखना है मैम। कंट्रोल चार्ट क्या है वो लिखना है थोड़ा सा, और फिर हाँ टाइप्स मैम। लिखना है, बस उसका आगे का नहीं लिखना है, न्यूमेरिकल चार्ट नहीं लिखना है। उसके बाद यहाँ लास्ट में आ जाओ, लास्ट में आपको फंक्शंस लिखना है। सी ठीक नंबर है, का ना? सी नंबर का। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सब कुछ कंप्लीट हो गया है, टेस्ट भी असाइनमेंट भी। समझ में आ गया इतना? यस मैम। यस मैम। किसी को और कोई क्वेरीज है? नो मैम। तो हमारा जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का जो क्लास है वो यहाँ पे सब्जेक्ट है वो खत्म हो चुका है। कहाँ चढ़ रहे हो वो छोटा वाला? ठीक है गर्ल्स, अब छोटा वाला कहाँ चढ़ रहा है? हाँ मैम। किसी को कोई और डाउट है, कुछ क्वेश्चंस करना है, पूछना है, एनी क्वेरीज? नो मैम। हाँ मैम, पर मुझे इसके बारे में नहीं, मुझे प्रोजेक्ट के बारे में बात करनी है मैम। प्रोजेक्ट के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे बेटा। अभी क्वालिटी मैनेजमेंट का लेक्चर ले रही हूँ मैं, उसके बारे में किसी से कोई क्वेश्चन है? नहीं मैम। मैंने आपको नोट्स दिया है, नोट्स मिल गया आपके ग्रुप में? हाँ मैम। कुछ नोट्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, कुछ आपको सर्च करने पड़ेंगे असाइनमेंट के लिए। बता जा रहे जैसे कुछ नोट आपको सर्च करने पड़ेंगे, तो आप थोड़ा सा सर्च करके लिखना। ठीक है मैम। मैम असाइनमेंट क्वेश्चन आपने कौन से दिए? असाइनमेंट दिए ना बेटा अभी मैंने, पूरे यूनिट 1 से यूनिट 4 तक। असाइनमेंट आपको असाइनमेंट बुक में लिखो या तो फिर पेजेस में लिखो और उसको पूरा बंच बनाओ। ऊपर में शुभांगी आप हेडिंग, से स्वाति मैं ग्रुप पे सेंड करती हूँ, आप देख लेना। ऊपर में हेडिंग हेडिंग लिखना है। यूनिट 1 का क्या दिया है, देन यूनिट 1 का आपको वो लिखना है, देन सेकंड इसमें यूनिट 2, देन थर्ड इसमें यूनिट 3, सबका यूनिट 1 2 3 लिखना है। ठीक है, ओके मैम। कुछ टॉपिक आपको नोट से मिल जाएंगे, कुछ टॉपिक आपको सर्च करने पड़ेंगे। और जो अगर आपको कंटेंट नहीं आया है उसका टेंशन मत लो, उसके आउट ऑफ द वे आपको क्वेश्चंस नहीं आएंगे। और बिफोर एग्जामिनेशन आपको हम लोग प्रैक्टिस करवाएंगे, हाउ विल बी द क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। ठीक है, तो वो आपका एक प्रैक्टिस सेशन रहेगा। अब बस हमारा फोकस अभी यही है कि हमको इवेंट मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड इवेंट मैनेजमेंट का सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक है गाइस? ओके मैम। यस मैम। यस मैम। स्क्रीन विजिबल है आपको? यस मैम। हमारा यहाँ पे हिस्ट्री हो गया है, इंट्रोडक्शन हो गया है, इवेंट मैनेजमेंट प्लानिंग हो गया है, साइज हो गया, टाइप हो गया है, इवेंट टीम देखा हमने, कोड ऑफ एथिक्स नहीं पढ़ा अभी तक, वो होने का है, इवेंट फ्लेक्सिबिलिटी ये होने का है हमारा। ठीक है, देन मैंने इवेंट प्लानिंग भी शुरू कर दिया, वहाँ पे इंट्रोडक्शन आपको बताया है, प्लानिंग कैसे करते हैं, ऑब्जेक्टिव कैसे होते हैं। ये आप लोग ने अगर अपना गैदरिंग का रिपोर्ट आप लोग ने बनाया है तो ये सारे पॉइंट उसमें आए हैं। आपने प्लानिंग प्रोसेस की, ऑब्जेक्टिव्स क्या है आपके, इन्वायरमेंट कैसा सर्च किए, कहाँ पे रहेगा कैसा रहेगा, इंफॉर्मेशन गैदरिंग की है, कहाँ पे कौन सी रिसोर्सेस मिलेंगी, डिमांड क्या क्या है, डीजे वाला चाहिए या स्पीकर्स वाला चाहिए या क्या चाहिए, डिमांड क्या क्या है, ऑपरेशन प्लानिंग क्या है, आप लोग किसी ने डांस ऑर्गेनाइज किया है, किसी ने सिंगिंग ऑर्गेनाइज किया है तो वो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं वहाँ पे। फाइनेंशियल प्लानिंग किया, अपना मार्केटिंग देखा, मार्केट में कहाँ और सस्ता मिल सकता है, कहाँ और अच्छा मिल सकता है। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग ने जब इवेल्युएट किया है, क्या इवेल्युएट किया था आपने, प्रोजेक्ट जब बनाया था तो उसमें आपने सारे स्टेप्स फॉलो किए हैं।
ठीक है, यहाँ मुझे बस आपको थेरोटिकल नोट्स देने हैं क्योंकि ये आपको प्रैक्टिकली मैंने करा चुकी हूँ। यार इसके बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। फाइनेंशियल प्लानिंग में मैंने आपको बताया था कि आपका बजट कितना है, आपका बजट निकाला था और आपको बताया था मैंने उसी बजट के हिसाब अंडर में आपका पूरा खर्चा होना चाहिए। ठीक है, तो वो हमारा आता है बजटिंग के अंदर में। बजटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? बजटिंग का ऑब्जेक्टिव यही है कि आप विद इन द लिमिट अमाउंट ऑफ मनी में ही अपना जो भी प्रोग्राम है वो एग्जिबिट कर सके। मेरा ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल प्लानिंग का यही होता है। हम लोग घर पे भी छोटी मोटी चीज के लिए भी फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। ठीक है, कैसा कैसा प्लानिंग कर रहे हो? आपका किराना कितना आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितना आ रहा है, वाटर सप्लाई कितना आ रहा है, कितना इनकम कितना सोर्सेज है आपका, और आपका आउटगोइंग सोर्सेज कितना है, कितना कितना आपको बाहर 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 में पे करना है लोगों के लिए सर्वाइव करने के लिए, आपको क्या क्या चीजें लग रही है, क्या क्या नीड्स लग रही है, आपका मंथली कितना खर्चा है, प्लस उसके साथ साथ आपके जो मेडिकल फैसिलिटीज है उसके लिए कितना खर्चा जाता है, आपको हॉस्पिटल के लिए, आपके गेट टुगेदर के लिए, कहीं जा रहे हो कहीं आ रहे हो, किसी की पार्टी में जा रहे हो, किसी की बर्थडे पार्टी में जा रहे हो, तो वहां आप गिफ्ट दे रहे हो, वहां आप उनके लिए कुछ ले रहे हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या हो रहा है, आप बजटिंग कर रहे हो सब चीजों का। कई बार मोस्ट ऑफ द फैमिलीज है जो बजट नहीं करते हैं, और एट दी इमरजेंसी से में जब उनको जब कोई प्रॉब्लम आती है और जब वो कुछ इमरजेंसी होती है उस टाइम पे उनके पास मनी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रॉपर प्लानिंग ही नहीं की है। कई लोग क्या करते हैं, प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, पूरे फंडिंग में से जो इनकम उनका इनकम अगर 30,000 है तो उस 30,000 में से वो 3 या 4 या 5,000 वो अलग से रखते हैं फॉर दी इमरजेंसी के लिए, कि इन केस अगर कुछ इमरजेंसी आती है या कोई हेल्थ इश्यू आती है, या कई बार हमारा बिजनेस लॉस में जा रहा है, या कई बार हमारा बिजनेस बंद हो जा रहा है। अभी कोरोना के टाइम में काफी चीजें बंद हो गई है। ठीक है, तो लोगों ने क्या किया, जितनी भी उनकी सेविंग थी वो सेविंग को उन्होंने यूटिलाइज किया। बट उन लोगों का क्या है जिन्होंने कोई कभी सेविंग ही नहीं की है, बस पैसा आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, वो एंजॉय कर रहे हैं बस। बट ये कंडीशन में उनको समझ में आया कि हमने अगर उस ड्यूरेशन पे अगर हम सेविंग करते, उस ड्यूरेशन में अगर हमारा खुद का कुछ बजट होता, या उस ड्यूरेशन में ही हम लोग ने अलग से कुछ कोई पैसा को कहीं डिपॉजिट किया रहता, तो आज हमको वो बेनिफिट में आया रहता। ठीक है, तो डिपॉजिट करना या कहीं उसको बैंक में रखना, तो उससे भी क्या हो रहा है, आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है, आप वहां से भी पैसा कमा ही रहे हो, आपको वहां से भी इंटरेस्ट मिल रहा है। तो आप क्या कर रहे हो, अपने पैसे को जो सेव कर रहे हो, जो सिक्योर कर रहे हो इमरजेंसी के लिए, उसको भी आप कहीं ना कहीं आप उसको बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो। अगर बैंक में भी रखते हो तो बैंक भी आपको कुछ परसेंट इंटरेस्ट देता है। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमको यही सिखाता है कि अगर आप कोई चीज को कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को लेकर अगर आप फाइनेंस कर रहे हो, पैसा खरीद रहे हो, कुछ पैसे की प्लानिंग कर रहे हो, कुछ खरीदना है आपको, बाइक साइकिल खरीदना है, कुछ नए गाड़ी खरीदना है, तो हम लोग क्या करते हैं, फाइनेंस का प्लानिंग करते हैं कि कहाँ से पैसे अर्न होंगे, कहाँ से हमको पैसा मिलेगा, कहाँ से हम पैसे ले सकते हैं। अगर उतना पैसा अमाउंट नहीं हो पा रहा हमारे पास, तो हम लोग क्या करते हैं, इंस्टॉलमेंट का प्लान करते हैं कि इंस्टॉलमेंट का तो इंस्टॉलमेंट के थ्रू हम परचेस कर सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आया बेटा? क्या हुआ? इतने पॉइंट समझ में आया बेटा? हाँ मैम। वैसे ही जैसे आप इवेंट प्लानिंग करते हो, तो इवेंट प्लानिंग में भी कई बहुत सारे से क्राइटेरियाज होते हैं, जहां आपको पता रहना चाहिए कि कहाँ पे इंपॉर्टेंस है पैसे खर्चे करने की, कहाँ नीड है पैसे खर्चे करने की। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे एरियाज है जहाँ पे आपको प्लानिंग करनी है। अगर आप इवेंट प्लान कर रहे हो तो आपको कैटरिंग का प्लान करना है, डेकोरेशन का प्लान करना है, लाइटिंग का प्लान करना है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना है। अगर आप वहाँ पे कोई होटल बुक कर रहे हो तो उस होटल का आपको रेंट देना है। डीजे वाले को आप अरेंज कर रहे हो या म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट ला रहे हो, उसका रेंट आपको पे करना है। तो बहुत सारे एरिया में आपको पैसे करना पड़ रहा है। ठीक है, कई बार क्या हो रहा है, आपको छोटे मोटे इवेंट मिले पर
एक बार आपको बहुत बड़ा इवेंट मिल गया है, तो उस बड़े इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए आपको और हैंड्स लगेंगे। वो हैंड्स को आपको स्टाफिंग करना है। स्टाफिंग मतलब आपको फिर से नया रिक्रूटमेंट लेना पड़ेगा, नए लोगों को आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी आपको क्या हो रहा है, खर्चा हो रहा है। यहाँ पे भी आपको एडवर्टाइज करनी पड़ रही है, रिक्रूटमेंट निकालना पड़ रहा है, लोगों को जॉब पे हायर करना पड़ रहा है, आपको उनको भी पैसा देना पड़ रहा है। ठीक है, इवेंट प्लानिंग मतलब सिर्फ और सिर्फ अर्निंग ऑफ मनी एंड अर्निंग ऑफ रिसोर्सेज एंड अर्निंग ऑफ लॉट ऑफ आइडियाज नहीं है। इसमें आपको फाइनेंशियल के साथ भी, पैसे के साथ भी खेलना आना चाहिए कि कैसे आपको पैसे आप बचा सकते हो और कैसे आप छोटे से पैसे से बाकी रिसोर्सेज को आप अरेंज कर सकते हो। ठीक है, जैसे जैसे आपका बिजनेस डेवलप हो रहा है, जैसे जैसे आपका बिजनेस वेल प्लान हो रहा है, वैसे वैसे आप क्या करोगे, एक एक रिसोर्सेज को आप ऐड करोगे। अब आप अपना डीजे वाला का खुद ही आप पूरा इंस्ट्रूमेंट आप ही खुद ही अरेंज कर लोगे, आप खुद ही परचेस कर लोगे। आप सोचेंगे हर साल डीजे वाले को ₹1,00,000 देने से चाहिए कि ₹1,00,000 लगा के मैं एक बार का डीजे खरीद लूं। बस आपको क्या करना है, आपको कोई ऐसे पर्सन को हायर करना है जो डीजे को वेल ऑर्गेनाइज और वेल यूज कर सके। ठीक है, आपने अभी क्या किया, आपका डीजे का खर्चा कम हो गया। क्यों? क्योंकि आपने खुद ने परचेस कर लिया है डीजे, पूरे इक्विपमेंट्स रेडी है, जो भी साउंड इक्विपमेंट्स जो भी लग रहे हैं, जो भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जो लग रहे हैं, आपने वो परचेस कर लिया है। सेकेंड, अब आपने क्या किया, कैटरर्स का जो कैटरिंग का खर्चा आता है, प्लेट्स, कटोरी, वाटी, चम्मच, जो भी खाने के लिए जो भी जो जो थिंग्स लगते हैं, वो थिंग आपने खरीद ली है। तो यहाँ पे जो कैटरर्स के जो प्लेट्स का या जो भी उसके चार्जेस लगते हैं वो कम हो गया है। अब आपको सिर्फ फूड ऑर्डर करना है। फूड ऑर्डर करके आपको सिर्फ और सिर्फ अपने ही जो तुम्हारे अंडर में जो भी काम कर रहे हैं वर्कर्स, उनको क्या करोगे, उनको बोलोगे कि आपको ये फूड सिर्फ सर्व करना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका वेज ऑफ गोइंग मनीज, जो आप अलग अलग फील्ड में जो आपको पैसा जा रहा है, वो मनी क्या हो रहा है, अभी कम से कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपने वो सारे रिसोर्सेज को जनरेट कर लिया है। आपने वो सारे रिसोर्सेज को चलाने के लिए पर्टिकुलर पर्सन को एकदम प्रोफेशनल और एक्सपर्ट पर्सन को हायर कर लिया। डीजे चलाने के लिए आपने डीजे वाले को हायर कर लिया है। आपने कैटरर्स के इक्विपमेंट्स खरीद लिए, कैटरर्स को एक लीडर बनाया, उसके अंडर में सारे लोग काम कर रहे हैं, सारे वेटर्स वहां पे काम कर रहे हैं, सारे डिस्ट्रीब्यूटर वहां पे काम कर रहे हैं। आपने सिर्फ बाहर से फूड को बना के लाया है। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग चीजों में आप लोग क्या कर रहे हो, अपना खुद का सर्कल बढ़ा रहे हो, आप खुद का बिजनेस वेल डेवलप कर रहे हो। सेकेंड, मंडप वाला, आप मंडप वाले के साथ में भी कोई ना कोई, जो डेकोरेशन वाले के साथ में भी कोई ना कोई आप टाई अप कर रहे हो। तो वो मंडप वाले के साथ में सिर्फ और सिर्फ वो आपको ही कहीं ना कहीं वो आपको कंसेशन देगा। क्यों? क्योंकि आपने भी उसको रिसोर्सेज जनरेट करके दिए, आपने भी उसको भी बोला कि मैं आपको मटेरियल प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपको मेरे लिए जहाँ पे भी काम होगा वहां पे आपको काम करना होगा। तो ये एक बहुत बड़ा ह्यूज वर्क होता है इवेंट प्लानिंग का। और जब आपको अगर स्टार्टिंग करनी है तो गर्ल्स, एकदम बेसिक बेसिक स्टेप से आपको चलना पड़ेगा। आपको स्मॉल इवेंट से लार्ज इवेंट तक जाना पड़ेगा। आपको एकदम से कोई लार्ज इवेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो समझ में आ रहा है बेटा? हाँ मैम। तो ऐसे कई सारे इंडस्ट्रीज और कई सारे गवर्नमेंट्स के स्कीम्स भी होते हैं जहाँ पे कि वो लोगों को फंड प्रोवाइड करते हैं अपना खुद का बिजनेस चलाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे कुछ इवेंट रिलेटेड कंपनीज दिए हैं नाम: परमिशन एंड वेरियस अथॉरिटीज, इवेंट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, द बॉम्बे शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, applicability of various labor laws, applicability of income tax act, applicability of service tax। ये सारे पॉइंट्स जो है, सारे कंपनीज ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस निकाले हैं। इफ यू आर गोइंग टू प्लान एनी इवेंट प्लानिंग का आप वर्क कर रहे हो, तो आपको ये क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ही काम करना है। अगर आपका इनकम सोर्स ज्यादा है तो वैसे ही आपको टैक्स देने पड़ेंगे। ठीक है, आपका कॉन्ट्रैक्ट, इंडिया से आपको कॉन्ट्रैक्ट लेना पड़ेगा कि आप एलिजिबल हो लोगों से ये इवेंट प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग करने का। तो ये सारे सर्टिफिकेट्स होते हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं कई बार, और ये चीजें आपको गवर्नमेंट से लेना पड़ता है। और गवर्नमेंट ऐसे ही फ्री में नहीं देता है, गवर्नमेंट भी बहुत चीजें क्राइटेरिया देखता है कि आपका बिजनेस वेल डेवलप्ड है या नहीं है, स्टैब्लिश है या नहीं है, आपको एक्सपीरियंस कैसा है, आपका नॉलेज कैसा है, आप चला कैसे रहे हो बिजनेस को, आपसे आपने जिन जिन के प्लानिंग किए हो उन लोगों का कोई कंप्लेंट्स है क्या, कोई प्रॉब्लम्स है क्या, ये सारी चीजें देखी जाती है। गर्ल्स, आप लोग जो टीवी शोज जो देखते हो ना, डेली शो ड्रामा, बिल्कुल वैसे ही बड़े बड़े इवेंट ऑर्गेनाइज्ड रियल में किए जाते हैं।
रियल में लोग काफी पैसा खर्च करते हैं फॉर दी वेडिंग एंड फॉर दी सेरेमनीज, क्योंकि जो बहुत रिच पर्सन होते हैं उनके पास पैसा इतना होता है बट इंजॉयमेंट के लिए टाइमिंग और समय बहुत कम होता है। तो वो लोग क्या करते हैं, वेडिंग को ही, अपनी शादी को ही वो एक एज अ फेस्टिवल, लॉन्ग फेस्टिवल, एक महीने का फेस्टिवल या बोलो एक हफ्ते का पूरा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। उसमें वो लोग डांसिंग, कोरियोग्राफिंग, काफी काफी एक्टिविटीज, काफी वर्क, काफी जो रिचुअल जो उनके जो होते हैं, मेहंदी लगाना, संगीत लगाना, गाने गाना, सारी चीजों को फॉलो करते हैं। जो पूजा पाठ, जो पंडित जी को बुला के जो जो भी चीजें होती है वो सब चीजें करते हो। ठीक है गर्ल्स, इतना समझ में आया। देन लास्ट हियर इज अ मार्केटिंग पब्लिक रिलेशनशिप इवेंट्स। मैंने आपको बताया था कि अगर मैं आपको 5 प्रोडक्ट देती हूँ सेल करने के लिए, कि मैं ये 5 प्रोडक्ट, कई शुभांगी को, कुछ अर्पिता को, सबको अलग अलग गिफ्ट, मैंने 5 थिंग्स दिया है। किसी को परफ्यूम, किसी को सोप, किसी को आईलाइनर, किसी को लिपस्टिक्स। तो ऐसे मैंने 5 थिंग्स सबको अलग अलग चीजें डिवाइड किया है। ठीक है, और आपको अलग अलग एरिया दे दिया है मैंने डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। बट योर वे ऑफ टॉकिंग अगर वो आपका प्रॉपर नहीं रहा लोगों के साथ में, लोगों के इंटरेक्शन करते वक्त, तो आपसे कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। तो आप लोग क्या कर रहे हो, मार्केट में जा रहे हो, मार्केट में जाके मार्केटिंग कर रहे हो। इफ शिवांगी अगर लिपस्टिक का प्रमोशन कर रही है तो वो अपने आप को भी, अपनी पर्सनालिटी में भी और अपने फेस पे भी वो लिपस्टिक अप्लाई करेंगी। क्यों? क्योंकि वो लिपस्टिक को प्रमोट कर रही है कि हाँ ये लिपस्टिक वाटर प्रूफ है, ये लिपस्टिक का ये फायदे है, इसका टेस्ट ऐसा है, इसका वो ऐसा है। आप कभी कोई जो सेलर आता है ना आपके मार्केट में, आपके लोकेलिटी में, तो आप कभी उनको देखना, वो इतने कैचिंग होते हैं, उनको सही में अपने को बहुत मन होता है उनको सुनने की। भले आपको खरीदना है प्रोडक्ट, नहीं खरीदना है पता नहीं, बट जब वो बात करते हैं, जब वो टॉकिंग करते हैं, वो इतना फ्लुएंटली और इतना अच्छे से टॉक करते हैं, तो उनकी इतनी प्रैक्टिस की जाती है कि वो मार्केट में जाके लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं और लोगों का माइंड को डाइवर्ट करके वो लोग अपने प्रोडक्ट को सेल करके ही आते हैं। उसको बोलते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, जिसमें आप मार्केट में जाके पब्लिक के साथ में रिलेशनशिप बिल्डअप कर रहे हो, जहाँ पे कि आप लोग लोगों को समझ रहे हो। आप सबसे पहले अपना टारगेट कर रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, आप रूरल एरिया के जाके सेल कर रहे हो, आप सिटी में जाके सेल कर रहे हो, आप कोई लोकेलिटी में जाके सेल कर रहे हो। तो यू हैव टू नो अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपका मार्केट कैसा है। उसी के बेसिस में आपको अपने आप को ट्रेंड करना है कि हाँ दिस इज माय मार्केट, दिस इज माय पर्सन, दिस इज माय कस्टमर्स, और आपको उस कस्टमर्स के साथ कैसे डील करना है। ठीक है, आप शॉप पे भी जाते हो कुछ प्रोडक्ट खरीदने के लिए, क्लॉथ खरीदने के लिए, कुछ इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए, तो आप वहां पे खुद देखते होंगे जो मैनेजर है, जो भी डायरेक्टर है, जो भी वो रहता है, वो भी आपसे बहुत अच्छे से बात करता है। तो जस्ट लाइक आपको ऐसा फील कराता है कि आप एक रानी हो या आप एक राजा हो, या आप ही हमारे मतलब भगवान, गेस्ट हमारे भगवान होते हैं, उस तरीके का वो फील कराते हैं। ठीक है, तो कई बार हमको, मैं भी, हमको नहीं खरीदना होता है, मे भी हमको कुछ चीजें पसंद भी नहीं आती है, बट द बिकॉज ऑफ द पर्सन बिहेवियर, पर्सन पर्सन अटेंशन, उसके अटेंशन से, उसके बिहेवियर से हमको कहीं ना कोई चीज पसंद आ जाती है, और कहीं ना कहीं कोई चीज हमको हम ले ही लेते हैं। ठीक है, हाउ टू इन्फ्लुएंस द मार्केट टारगेट, हमको कैसे, हमको पता रहना चाहिए कि हमको किस तरीके से हमारे मार्केट को इन्फ्लुएंस करना है। आप कैसे मार्केट में जा रहे हो सेल करने के लिए। देन आपका प्रॉपर मार्केट प्लान होना चाहिए कि पहले आप लिपस्टिक के बारे में बता रहे हो, तो आप लिपस्टिक के बारे में क्या क्या चीजें बोलोगे। आप लिपस्टिक का कैसे डेमो देंगे, आप हाथ पे लिपस्टिक को लगा रहे हो, उसको पानी स्प्रे कर रहे हो, देखो वाटर प्रूफ लगा रहे हैं, वाटर प्रूफ है ये लिपस्टिक, इसका ब्रांड अच्छा है, इसका प्रोडक्ट अच्छा है, इसका ये अच्छा है। कंपनी ने कुछ सैंपल्स दिए हैं सिर्फ जो मार्केट में दिखाने के लिए, ये सिर्फ सेल्स, ये कुछ ही प्रोडक्ट्स है, बाद में जिसका आपको 500 की मिलेंगी, अभी आपको 100 में मिल रही है। बट आप अगर कुछ दिनों बाद मार्केट में जाते हो तो मार्केट में आपको बहुत महंगा पड़ सकता है, 500 रुपीज पे पड़ेगा करके। ठीक है, देन मार्केटिंग फॉर अ न्यू इवेंट, और कुछ नए नए इवेंट्स के लिए आपको मार्केट करना है। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर मैंने गर्ल्स डांस इंडिया डांस जो पता है आपको, बच्चों का जो आता है टीवी पे, सोनी टीवी पे, हाँ मैम। हम लोग ने वो इवेंट ऑर्गेनाइज किया था नागपुर में। तो नागपुर में जितने भी ऑडिशंस हुए थे वो ऑडिशंस हम लोग ने लिए थे। तो आई एम मतलब हम, मैं भी एक उसमें टीम मेंबर थी।
गर्ल्स किसी को कोई डाउट है बेटा? एनी क्वेरीज? नो मैम। नो मैम। हेलो मैम। हेलो, हाँ अर्पिता बोलो। मैम एंटरप्रेन्योरशिप खत्म हो चुका है नहीं बेटा, तो। एंटरप्रेन्योरशिप तुम्हारा टॉपिक होने का है कवर। हमारा क्वालिटी मैनेजमेंट कंप्लीट हो गया है। हाँ मैम, तो क्वालिटी मैनेजमेंट खत्म हो चुका है तो उसके असाइनमेंट क्वेश्चन नहीं है किसी के पास। क्या? मैम क्वालिटी मैनेजमेंट के असाइनमेंट आप देने वाले थे ना। हाँ अर्पिता ग्रुप चेक करो, ग्रुप चेक करो। बेटा, एक तो लेट ज्वाइन करते हो फिर मुझे रिपीट करने लगाते हो। मैंने अभी आपको क्वालिटी मैनेजमेंट के टेस्ट बता दिया है, असाइनमेंट बता दिया है। क्वालिटी मैनेजमेंट को भी साइड में रखो गर्ल्स, वो खत्म हो चुका है अपना। ठीक है, आपको जो वर्क दिया है वो भी आप लोग फटाफट कंप्लीट करो और आप भी इसको फ्री करो। बस नोट्स है, नोट्स को पढ़ते रहो। ठीक है, असाइनमेंट कंप्लीट करके अभी हमको एग्जाम की तैयारी करनी है। गर्ल्स, अभी जो हमारा 12 बजे का क्लास होगा, उस क्लास में मैं आपको इवेंट मैनेजमेंट के असाइनमेंट एंड टेस्ट वो भी क्लियर कर दूंगी। ठीक है? ओके मैम। स्क्रीन विजिबल है? गर्ल्स, स्क्रीन विजिबल है आपको? हेलो? यस मैम। यस मैम। तो यहाँ देखो, यहाँ मैंने आपको ये पॉइंट कंप्लीट कर देते, इवेंट प्लानिंग का भी इंट्रो हमने स्टार्ट कर देता। ये सारे पॉइंट्स वही है जो आपने प्रैक्टिकल में परफॉर्म किए हैं। ठीक है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डिमांड क्या है, क्या चीजें चाहिए, कैसे चीजें चाहिए, कहाँ से अरेंज होगा, फाइनेंस कहाँ से होगा, मार्केटिंग कहाँ से होगी, कहाँ से मार्केटिंग प्लानिंग कैसे होगी, कहाँ का एडवर्टाइजमेंट करना है हमको हमारे प्लान की कि आज हमारे कॉलेज में गैदरिंग है करके, तो आप नोटिस बोर्ड पर लगाओगे, आप कॉलेज में सर्कुलर घुमाओगे, सब टीचर से साइन लोगे, इंटर जो भी आपका इन्विटेशन कार्ड होगा वो सब चीजों में। ठीक है, देन नेक्स्ट यहाँ पे इवन फाइनेंशियल प्लानिंग मैंने आपको बताया था। फाइनेंशियल प्लानिंग मैनेजमेंट का बजट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि विद इन अ बजट में ही आप अपने ग्रुप को, अपने इवेंट को ऑर्गेनाइज कर पाओ। ठीक है, आपका अगर कोई आप बड़े बड़े इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हो जहाँ पे कि आपके स्पॉन्सर्स है, जैसे डांस इंडिया डांस जो, या फिर इंडिया सुपर डांसर्स जो है, वहां पे क्या होता है, लोगों के उनके संस्कार, उनके स्पॉन्सर्स होते हैं। यहाँ पे देखो, स्पॉन्सरिंग आपका कई सारे, आप अगर टीवी शोज देखते हो, कई सारे आप अगर आप प्रोग्राम जो कंपटीशन शोज देखते हो या केबीसी देखते हो, तो वो लोग बोलते हैं कि स्पॉन्सर बाय या प्रोडक्ट बाय, तो वो प्रोडक्ट्स का नाम बताते हैं, कोलगेट ने स्पॉन्सर किया है या पतंजलि ने स्पॉन्सर किया है, तो वो लोग बीच बीच में उनके ऐड भी करते हैं। तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग आपको पैसा दे रहे हैं और पैसे के बदले में आप लोग हमको क्या देंगे, एडवर्टाइजमेंट देंगे, आप हमको ऐड देंगे, आप हमारे ब्रांड को प्रमोट करोगे। बीच बीच में जो भी ब्रेक्स होती है, जो भी एक्ट होता है, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, उस ड्यूरेशन में वो लोग क्या करते हैं, उसको प्रमोट देते हैं, उनको प्रमोशन करते हैं। ठीक है, देन ऑर्गेनाइजिंग मैनेजर एंड द टीम, टीम का क्या काम होता है, टीम इंट्रोडक्शन क्या है, उसका इफेक्टिवनेस क्या है, स्टाफिंग क्या है, प्रोफेशनल वॉलंटियर्स क्या होता है, मैनेजमेंट क्या होता है, ये भी मैंने आपको बताया। अगर आप कोई बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, पहले आपने 50 लोगों के अंडर में एक छोटा सा बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज किया, बट अभी आप लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो, तो आपको एक बहुत बड़ा रीच, एक बहुत बड़ा आपको इवेंट मिला है। उस बड़े इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए आपको 50 लोगों से तो अब ये होगा नहीं। ठीक है, 50 लोगों से आपको होगा नहीं, तो आपको यहीं पे 200 से या 500 लोग आपको यहाँ चाहिए। अगर आपको सुपर डांसर्स का दिया है कि ऑडिशन आपके नागपुर में, आपके लोकेलिटी में होने वाला है और आपको वो अरेंज करना है, या ऑडिशंस भी गर्ल्स वहां पे भी इवेंट वाले ही प्लान करते हैं कि कहाँ से लोग एंट्री करेंगे, कहाँ से उनको जाना पड़ेगा, कहाँ से उनको सिटिंग रूम कहाँ रहेगा, वेटिंग रूम कहाँ रहेगा, रिजल्ट कहाँ डिस्प्ले होगा, रिजल्ट कैसा दिखाया जाएगा, और जो फेल हो गए उनको कहाँ से
गो बैक किया जाएगा, कहाँ से उनको रिसीव करेंगे, ये सारे प्लानिंग किए जाते हैं। नहीं तो इतनी सारी भीड़ को अटेंड करना और हर एक भीड़ से उनका रिस्पॉन्स लेना बहुत मुश्किल होता है। हर एक को नंबर टैग देना, हर एक को नंबरिंग देना है, ये काम करना पड़ता है, बहुत सारे काम होते हैं उसमें। ठीक है। अगर आप डांस का ऑडिशन का भी आपके अगर नागपुर नागपुर में होता है डांस का या सिंगिंग का, तो वो इतनी सारी पब्लिक को अटेंड करना बहुत मुश्किल होता है। और वो पब्लिक को अटेंड करने के लिए भी आपके पास अच्छी टीम चाहिए, टीम का कोऑर्डिनेशन चाहिए। जैसे ही वहां पे ऑडिशन हॉल में लोग खत्म हो जाते हैं, वो नीचे वाले पर्सन को बताता है कॉल करके कि मेरे पास पर्सन खत्म हो गया, आप नीचे से उनको सेंड कर दो ऊपर। फिर वो नीचे से और लौट आता है। मतलब पूरे ऐसे ग्रुप बनाए जाते हैं, 100 के ग्रुप बनाते हैं वो, और 100 के ग्रुप को ही आगे आगे सेंड करते हैं। ठीक है। और ऑडिशन लेने के लिए पहले नीचे के जो सिटीज के जो ऑडिशंस होते हैं ना, तो बेसिक जो डांसेस होते हैं, जो बेसिक जो बहुत नीचे वाले जो डांसेस होते हैं, वो लोग ऑडिशन करने आते हैं। और उनको अगर वो डांस अच्छा लगा, उनको जो डांस परफॉर्मेंस अच्छा लगा, तो फिर वो आगे भेजते हैं। फिर वो मेगा राउंड जो भी राउंड्स होते हैं वो राउंड्स में जाते हैं, और वो राउंड से उनका रिकॉर्डिंग और वो टीवी पे उनका क्लिप आता है। ठीक है। किसी की कोई हिस्ट्री है, किसी को कोई बैकग्राउंड हिस्ट्री है, किसी की बैकग्राउंड में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं, तो वो लोग वहीं से रिकॉर्डिंग करते हैं और वहीं से वो सब डाटा क्रिएट मैंने अपने पास मेंटेन रखते हैं। इवेंट ऑर्गेनाइज करना मतलब इवेंट के साथ साथ आपको मिर्च मसाला भी लगाना है, सो दैट पर्सन आपके इवेंट को, आपके शो को देख सके। ठीक है। समझ में आया। मुंबई में भी अगर आप जाते हो गर्ल्स, तो वहां पे देर इज अ ह्यूज ह्यूज अपॉर्चुनिटी है वहां पे, क्योंकि वहां पे कई सारे टीवी शोज, टीवी सीरियल्स, ड्रामा चलते हैं। और आपको पता नहीं होगा गर्ल्स, एक टीवी शो बनाने के लिए कितने लोग काम करते हैं, कितने लोग। फैशन डिजाइनर, कपड़े से लेके मेकअप से लेके आर्टिस्ट से लेके शूटिंग से लेके हर एक पर्सन काम करता है। वो पूरा सेट बनाने के लिए डेकोरेशन वाला तक वहां पे काम करता है। तो बहुत बड़ी टीम होती है, और मुंबई में कई लोग उसी के थ्रू अपना सरवाइव कर रहे हैं, वही उसी काम के जरिए उनकी जिंदगानी चल रही है। ठीक है। अगर आप लोग में भी इतना टैलेंट है, आप लोग में भी इतनी कैपेबिलिटी है कि आप कोई इवेंट में या कोई चीज में आपको इंटरेस्ट है, तो आप आगे जा सकते हो। और मैंने आपको एक, शायद आपको मैंने होटल का भी बताया था कि अगर कोई होटल में रिक्रूटमेंट होती है तो मैं आपको बताऊंगी जरूर। ठीक है गर्ल्स, इतने पॉइंट समझ में आए हैं। नेक्स्ट इसमें हम कवर करते हैं। ओके मैम। ओके गर्ल्स, अभी जितनी स्ट्रेंथ है उतनी ही स्ट्रेंथ मुझे नेक्स्ट क्लास में चाहिए, क्योंकि फिर एक एक गर्ल्स आती है, फिर एक एक गर्ल्स फिर से पूछती है कि मैडम आपने वो नहीं बताया, मैडम आपने फिर बीच में एक लड़की बोलती है कि बेटा जाके ग्रुप देखो। तो प्लीज कम्युनिकेट करो, एक दूसरे को पता है तो एक दूसरे को बता दो कि क्वालिटी मैनेजमेंट का क्या क्या चीजें हो चुकी है। नाउ वी आर स्टडिंग एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्लानिंग, जहाँ पे कि हमको एंटरप्रेन्योरशिप का पूरा कवर करना है। समझ में आया। यस मैम। ओके यस गर्ल्स। मैम। ओके बेटा। थैंक यू मैम।